नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 श्रम साधना। इसको लिखा है श्री कृष्ण दास जाजू जी ने। इनका जन्म हुआ था 1882 कासर राजस्थान में। इनकी मृत्यु हुई थी 1995 जयपुर राजस्थान में। इनका परिचय, श्री कृष्ण दास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते हैं। प्रमुख कृतियां इनकी स्वराज्य प्राप्ति में सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। गद्य संबंधी देख लेते हैं। तो यह पाठ क्या है? एक वैचारिक निबंध है। ठीक है, इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्रम साधना। अब श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या दिया है? गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान, तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़े रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसे ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इतने का मीनिंग बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारे लेखक जी हैं वो क्या लिख रहे हैं कि गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रहे। जैसे हमारे देश में भी चली थी गुलामी की प्रथा। लोग क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, है कि नहीं? पहले थे ना हमारे पहले हमारे देश में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे जो हमारे ऊपर शासन करते थे। तो हम क्या थे? उनके गुलामी थे। और उस समय बड़े बड़े कौन थे? विद्वान थे। साधु संतों के रहते हुए भी वह प्रथा जो है वो चलती रही। ठीक है, और गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गुलाम लोग थे वो क्या मानते थे कि ये जो प्रथा है, ये जो गुलामी की प्रथा है, ये हमारे हित में, मतलब हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फिर क्या हुआ? जो मनुष्य है उसका विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़े रखे। क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। मतलब फिर मनुष्य का क्या हुआ? विवेक जागृत हुआ और उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं और बस थोड़े बलवान हैं, इसलिए वो मुझे क्या रखे? अपना गुलाम बना करके रखे। क्या यह बात न्याय उचित है? मतलब न्याय के अनुसार है? यह प्रश्न सामने आया। ठीक है, इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए और इसको हल करने के लिए आपस में कई सारे युद्ध हुए और अंत में क्या होता है कि गुलामी की प्रथा मिटकर रही। ठीक है, तो अब गुलामी की कोई भी प्रथा नहीं है। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात, और इसी तरह से जो पहले राजा महाराजा बादशाह होते थे, अभी उनके संस्था की बात है कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे? पूरा उनका समझो कि एक देश होता था या फिर कुछ भी राज्य होता था, उस पर वो क्या करते थे? अपनी हुकूमत, मतलब अपना राज्य करते थे। सबके ऊपर उनका अधिकार होता था। तो यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा हुआ कि एक ही आदमी कैसे हजारों लोगों को, कैसे हजारों आदमियों पर अपनी हुकूमत चला सकता है? उसके पास अधिकार क्या है? ठीक है, तो उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं ये झगड़ा चलता रहा। फिर असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और
राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई। और अंत में क्या होता है कि ये जो राज प्रथा थी, राज प्रथा में क्या होता था, जैसे कोई राजा है तो अब अगला राजा कौन बनेगा, राजा का बेटा ही बनेगा, किसी और को नहीं बना सकते हैं। तो ये जो प्रथा थी ना, ये आखिर में मिटकर ही रही। और फिर क्या होता है कि ये जो राज सत्ता है वो किसके हाथों में आ गई, प्रजा के हाथों में आ गई। समझ में आया आपको? जैसे देखो, हमें किसे चुनना है, हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, हम डिसाइड करते हैं। अगर हम किसी को वोट देंगे तभी जाके वो राजा बन पाएगा, मतलब हमारे ऊपर शासन कर पाएगा। ठीक है, तो ये होती है जो राज सत्ता है वो किसके हाथ में आ गई, प्रजा के हाथों में। प्रजा मतलब कौन, हम, हमारे हाथों में आ गई। और ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। देखिए, संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। देखिए, संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि, क्या समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र है। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख, सुविधा और आराम के लिए होती हैं। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। तो देखिए, यहाँ पर लेखक जी क्या लिखते हैं कि आमतौर पर लोग क्या मानते हैं, संपत्ति किसे कहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सोना, चांदी, सिक्का, रुपया, पैसा, ये सभी क्या है, संपत्ति है। लेकिन यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि ये ख्याल क्या है, गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के क्या है, साधन मात्र ही है। संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती हैं। उनमें से कुछ हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, जैसे कि देखो, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो इनके बिना क्या आप जीवित रह सकते हो? आपको रोटी ना मिले तो आप जीवित रह सकते हो, मकान ना मिले तो रह सकते हो, कपड़ा ना मिले तो भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये क्या है, हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इनके बिना तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मतलब गुजर बसर नहीं कर सकता। और इनके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनके बिना जो मनुष्य है वो क्या कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीजें बनती कैसे हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठ रहा है कि ये जो संपत्ति रूपी ये सब चीजें हैं वो बनती कैसे हैं। तो सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीजें बनती है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो हैं, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। देखिए, यहाँ पर जो लेखक जी है वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला कि प्रश्न ये उठता है कि ये जो संपत्ति रूपी ये सब चीजें हैं ये बनती कैसे हैं। तो सुनिए, इसका उत्तर क्या है कि सृष्टि में जो नानाविध, मतलब अलग अलग तरह के जो द्रव्य हैं, ठीक है, जो भी प्राकृतिक साधन है, उनको लेकर के मनुष्य क्या करता है, शरीर श्रम करता है। मतलब हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर बाद में उससे काम की चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो अतः संपत्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, दो ही हैं, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनको चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पर आगे जो लेखक जी है वो क्या कह रहे हैं कि यंत्र मतलब मशीनों से तो हमें चीजें बनती हुई दिखती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो कि ये जो यंत्र है, ये जो मशीन है, इनको किसने बनाया है, इंसान ने बनाया। तो इंसान ने क्या किया है, शरीर श्रम किया है, मतलब अपने शरीर से मेहनत करके इनको बनाया है। और जो वो मशीन्स होते हैं उनको चलाने के लिए भी तो शरीर की ही ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पे वही लेखक जी बोल रहे हैं कि उनको चलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक, केवल आप दिमाग से श्रम करो और फिर कुछ चीज़ बनाना चाहो तो ऐसे आप नहीं बना सकते। ठीक है, बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता, यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं। फिर आगे क्या है,
संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। अभी देखिए इतने का मैं आपको मतलब बताती हूँ कि यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है। मतलब जो संपत्ति का स्वामित्व है, मतलब संपत्ति का जो स्वामी है, मालिक है, उसमें शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सचमुच में शरीर श्रम करते हैं, अपने शरीर से मेहनत करते हैं, उनको तो गरीबी या फिर कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है, जो बनाई हुई संपत्ति है, उत्पादित संपत्ति है, दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। समझ में आया आपको? फिर श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग क्या बन जाते हैं? मालदार, मतलब पैसे वाले लोग बन जाते हैं। और जो वर्ष भर, देखिए जैसे वर्ष भर मेहनत करके जो किसान अन्न पैदा करता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो तो जब ये अन्न व्यापारियों के पास जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो लोग तो पैसे वाले बन जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो किसान होते हैं ना, उनकी आवश्यकताएं ही उससे पूरी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। मतलब क्या हुआ है उसका कि जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं? संपत्ति बनाते हैं, लेकिन और धन इकट्ठा होता है किनके पास? जो केवल व्यवस्था करते हैं। समझ में आया आपको? एक्चुअल में जो श्रम करता है उसको वो तो संपत्ति बनाता है, लेकिन एक्चुअल में उनके पास नहीं होता है। किसके पास होता है? जो व्यवस्था करते हैं उनके पास होता है। जो मजदूरी नहीं करते हैं उनके पास असल में वो धन होता है। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जीवन निर्वाह मतलब अपना जीवन चलाने या फिर धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं और इनके मोटे तौर पर आप दो वर्ग कर सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। तो पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहें और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। देखिए क्या होता है कि जो श्रमजीवी मतलब श्रम करने वाले, और बुद्धिजीवी मतलब जो बुद्धि से काम करते हैं। जैसे कि बुद्धि से काम करने मतलब जैसे कि राजकाज चलाने वाले जो मंत्री होते हैं, फिर जो कर्मचारी होते हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर जो होते हैं, फिर उनके नीचे मतलब ऊंचे ऊंचे पदों से लेकर के क्लर्क तक, न्यायाधीश, फिर वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, ये सभी कैसे होते हैं? बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये बौद्धिक काम करते हैं। ठीक है। और शरीर श्रम कौन करते हैं? तो किसान हो गए, मजदूर हो गए, बढ़ई हो गए, फिर राज, लुहार आदि। तो देखिए समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से क्या होता है, इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। अब क्या फर्क है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पढ़ेंगे ना, हमको समझ में आएगा। क्या है कि बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है
ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो हमारे लेखक जी हैं वो अपना यहाँ पर दुख प्रकट करते हैं कि बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। सही बात है ना। समझो जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर बिना खाना खाए तो जीवित नहीं रह सकता। अब उसको खाना मिलेगा किसकी वजह से? किसान की वजह से, जो दिन भर मजदूरी करके खेतों में फसलों को उगाता है। सही बात है कि नहीं? तो जो बुद्धिजीवी है, जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उनका जीवन किसके ऊपर आधारित है? इन श्रमजीवियों के ऊपर ही आधारित है। और ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य क्या है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। सही बात है ना। आपने ऊपर देखा कि जो किसान है कई बार तो उसकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। और ये जो श्रमजीवी हैं इनकी प्रतिष्ठा भी समाज में कम है। मतलब समाज में लोग उनको कैसे देखते हैं, एक उनकी भावना ही ऐसी होती है जैसे कोई बड़ा अधिकारी है तो उनको एकदम सम्मान देंगे, लेकिन कोई अगर किसान उनके सामने है तो उनको ऐसा लगेगा ये अनपढ़ है, ठीक है। तो यही क्या है, ये कष्ट है, ठीक है। तो ये जो श्रमजीवी होते हैं उनको अपना पूरा जीवन ऐसे ही कष्ट में बिताना पड़ता है। अब आगे क्या है देखिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिखते हैं कि व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया। कौन सा नियम बताया? कि खरीद सस्ती से सस्ती और बिक्री महंगी से महंगी। मतलब खरीदो कम में, बेचो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा, चाहे जितना बेच सकते हो। और मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं, मतलब मुनाफे का, प्रॉफिट का कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं। ओके। जो कारखाना मजदूरों के श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। फिर यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उनको 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, लेकिन जो व्यवस्थापक और पूंजी लगाने वाले हैं उनको हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। फिर यहाँ पर जो लेखक जी है वो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य समाज में रहने से, मतलब समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसों से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से। समझ में आया आपको कुछ? यहाँ पे ना जो लेखक जी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो मनुष्य है वो समाज में रहकर ही जो कुछ भी सीखता है, व्यवहार चलाने लायक वो बन पाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो प्राथमिक स्कूल में जाता है, फिर धीरे धीरे पढ़ने के बाद वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महाविद्यालयों में जाता है, ठीक है। तो ये सारे वो पढ़ने के बाद क्या बन जाता है, वो एक योग्य बन जाता है, वो कुछ कर सकता है, ऐसा बन जाता है। तो ये उसको किसने दिया? समाज ने ही दिया, क्योंकि वो जो महाविद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय था, वो कैसे चलता है? या तो सरकार चलाती है, या फिर जो दानी लोगों की कृपा होती है, मतलब दानी लोग जो दान करते हैं उसकी वजह से वो चल पाता है, ठीक है। फिर जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है, और जो कुछ भी फीस दी जाती है वो अगर खर्च के हिसाब से देखें तो क्या है? नगण्य, मतलब उनको गिना नहीं जा सकता। उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वो विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका, और उसको समाज का अधिक, मतलब देखो जो पढ़ने के लिए फीस दी जाती है ना वो क्या है? नगण्य है। मतलब उसके सामने वो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसके सामने वो पैसा कुछ भी नहीं है। आपको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वो विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों से अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। समझ में आया आपको कुछ? यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है कि ये जो शिक्षा, जो कुछ आपको ज्ञान मिल पा रहा है, या आपको कैसे मिल पा रहा है? अनेक तपस्वियों ने मेहनत किया है, उसके ऊपर रिसर्च की है, फिर उसको संग्रहित किया है जो आपको दिया जा रहा है। और जो व्यापारी और उद्योगपति होते हैं वो भी क्या करते हैं? जो व्यापार की कला है वो अपने विद्यालयों से ही सीखते हैं और समाज से प्राप्त करते हैं। अब आगे देखते हैं। जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है
और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। चल रहा है कुछ उल्टा ही। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जैसे जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम लेना, यही न्याय तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। तब देखो हमें समाज से क्या मिला, हमें एक योग्यता मिल गई, हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, समाज को अधिक से अधिक देना चाहिए और उनसे कम लेना चाहिए। यही न्याय तथा यही क्या है, हमारा कर्तव्य माना जा सकता है। लेकिन आजकल चल रहा है कुछ उल्टा। व्यक्ति क्या चाहता है कि समाज को कम से कम देना पड़े और फिर अधिक से अधिक लेने का प्रयास करता है। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है। अब देखिए यहाँ पर लेखक जी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है। यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है। ठीक है, समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही हैं और जिससे शोषण अशांति होती है, उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इनमें कुछ पर अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया। कौन सा सूत्र बताया है? देखिए, पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। देखिए यहाँ पर गांधी जी ने क्या बताया है कि ऐसी व्यवस्था हो कि 4 घंटे क्या करना पड़े, शारीरिक श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का अगर मौका मिले और फिर उन 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं और थोड़े बौद्धिक श्रम से। अभी समाज में यही तो चल रहा है कि बहुत लोग अपनी जो आजीविका है, अपने जीवन का निर्वाह वो कैसे करते हैं, शरीर श्रम से करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बौद्धिक श्रम से करते हैं। ठीक है, अब जिनके पास संपत्ति अधिक है वे आराम में रहते हैं, सही बात है। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है। इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है, फिर भी उसके पीछे जो तथ्य है वो हमें स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए बिना शरीर श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है? अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। फिर देखिए यहाँ पर जो लेखक जी है वो क्या कह रहे हैं कि धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। मतलब जो धनिक है, जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, वो अपने धन का उपयोग कैसे करे? समाज के लिए करे। ठीक है, उनके जो भी जैसे समाज का जिससे अच्छा हो सकता है उसके लिए वो करे। ठीक है, फिर संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर यही आशय है। यही तो आशय है ना कि जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो लोग क्या करें? दान करें। आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है, अगर वो अधिक है तो आप उस पर अपना अधिकार न समझकर दूसरों का उससे भला करें। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे? देखिए फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि यह भी बहस चलती है। क्या बहस चलती है? कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया। ठीक है, और अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे? और अगर ये जो संपत्ति है, जैसे देखो अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि
इन धनिकों की संपत्ति की वजह से क्या होता है, अनेक बड़े बड़े सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल बनाना, विद्यालय बनवाना। तो अगर उनके पास ये पैसे ही ना हो तो फिर ये कैसे होंगे, सही बात है ना। वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे। फिर यहाँ पर वो क्या लिखते हैं कि वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर, जैसे जो संपत्ति है वो किसी एक हाथ में न रहकर जब समाज में फैली रहेगी तो क्या होगा, बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं सम्मान पूर्वक लाभ उठाएंगे। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि, उसी में से स्पर्धा बढ़ती है जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यकों को तो हानि ही पहुंचती है। मानवोचित सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है। समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि अर्थशास्त्री कहते हैं, क्या कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी। सही बात है कि नहीं। देखो कैसे जो व्यापारी होते हैं वो उत्पादन क्यों करते हैं, उनको ये लालच होता है ना कि हम जब जैसे कोई भी वस्तु है हम उसका उत्पादन करेंगे, वो बिकेगा तो हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, मतलब उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितनी हम पूंजी लगाएंगे उसका हमें उतना क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे लेखक जी यही लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है, ठीक है। मतलब खाली बस आप अपने पास पैसे रखे रहो तो क्या उससे जो गरीबी है वो मिट सकेगी, बिल्कुल भी नहीं। उस पैसे को आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, तब जाके उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे लेखक के कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। क्या कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है, क्या समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता, किसी न किसी प्रकार उससे पराधीन रहना होगा। फिर हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। अब कौन सा दोष है देखते हैं। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते, वरन उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। अब कौन सा दोष है कि हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते, हम मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं, और जो लोग ये जो मेहनत का काम है इसे करते हैं हम उन्हें हीन भावना से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे कोई झाड़ू लगाने वाला आ गया रोड पर, ठीक है, तो हम उसे कैसे हीन भावना से देखते हैं। सही बात है कि नहीं। हम सोचते हैं ये काम अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर आपके सामने कोई डॉक्टर आ जाता है, कोई इंजीनियर आ जाता है, तब आप उसे बहुत सम्मान देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी विचारधारा का बहुत ही बड़ा दोष है, ठीक है। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता, और यहाँ पे लेखक एक और बात कहते हैं कि चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है।
और देखिए जो धनिक होते हैं वो श्रम तो करना चाहते नहीं, तो क्या करते हैं, नौकर रख लेते हैं और फिर अपना काम चला लेते हैं। और जो गरीब होते हैं, गरीब भी मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन क्या होता है कि उनकी पेट है ना, भूख की वजह से उनको श्रम करना पड़ता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हमारी ये जो वृत्ति है ना, इसे हमें क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। समझ में आया आपको? फिर आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ानी उसी के हाथ है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। फिर यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। अब गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया। उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया। फिर गांधी जी ने भी तो क्या किया है, गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया है। उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक, मतलब वो क्या मानते हैं कि हर एक को क्या करना चाहिए, श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया है। ठीक है। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। यह विषमता कैसे दूर हो? कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। देखिए फिर यहाँ पर आगे जो लेखक जी हैं वो क्या लिख रहे हैं कि अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। मतलब दया की जगह, जो पहले दया का विचार था वो अभी क्या है, समता का विचार में बदल गया है। ठीक है, यहाँ पे तो समझो कि समता का विचार आया है। यह विषमता कैसे दूर हो? कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी हैं। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु लेकिन देखिए विषमता दूर करने में कानून तो कुछ मदद देता है, लेकिन क्या होता है, कानून से मानवोचित, मतलब जो हमारे गुण, जो हमारी सद्भावनाएं हैं, उसका विकास थोड़ा ना हो सकता है। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। ठीक है, भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का जो प्रश्न है, प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। मतलब जो हमारे महात्मा जी हैं, उन्होंने जो हमें अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। और भारत की परंपरा, अभी भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा अहिंसा है। हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं। तो इस परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का ये जो प्रश्न है, यह अहिंसा के मार्ग से कुछ हद तक तो क्या हो सकता है, हल हो सकता है। ठीक है, इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए, और इसमें जो धनिक हैं उनसे पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें।
राजनीति का विकल्प से। अभी हम यहाँ पर शब्द संसार देख लेते हैं। तो तत्ववेत्ता मतलब तत्वज्ञ, हुकूमत मतलब शासन, दफा मतलब बार, मर्तबा मुहावरा, गुजर बसर करना मतलब क्या होता है, आजीविका चलाना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने श्रम साधना पाठ पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है।